हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माफ़ कीजिएगा, जो स्केड्यूल आपको शो हो रहा था 5 बजे का, उसकी जगह पे हमारी क्लास 5:30 बजे थी। वो कुछ मिस हैपनिंग के कारण, कुछ मिस वहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, उसके कारण ऐसा हो गया। ठीक है, जो इतने समय से वेट कर रहे थे उनके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू क्लास। आप सभी का स्वागत है। और मुझे बताइए कि सबको मेरी वॉइस क्लियर है? क्या मैं दिख रही हूँ? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। और साथ ही मैं आप लोगों को ये समय दे रही हूँ, स्टार्टिंग का कुछ समय, कि अगर आप पिछला कुछ पूछना चाहते हैं, पिछली क्लास से रिलेटेड जहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ अभी के अभी पूछ सकते हैं मुझसे। कोई डाउट है आपको कहीं पे, पिछली क्लास का कुछ पूछना चाहते हैं? एंड आप सब मुझसे नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे मैम। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ल्यूसेंट जीके एक बुक है, वो ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में है बच्चे। उसमें से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक क्लास देखते रहिए और उस बुक के अंदर से देखते रहिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है, एंड नॉट एग्जैक्टली लाइक कि आपको ऐसे नहीं करना है कि मतलब पूरी चीज़ें पढ़नी है एंड मैं आपको नोट्स दूंगी तो आप क्या करेंगे, उसी को पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो बट आप उसके बाद समझने पर ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ। बट मैं आपको एक बुक बता रही हूँ जो है ल्यूसेंट जीके, सब कुछ उसमें दिया हुआ है जो मैं बातें कर रही हूँ। और जहाँ पे नहीं होगा मैं उसमें एक बार चेक कर लूँगी, जहाँ पे वो नहीं होंगी चीज़ें जो मैंने क्लास में बताई हैं उनकी मैं सेपरेटली, जैसे पॉलिटी का थोड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद एक साथ में सारे के नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई और दिक्कत है, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कुछ भी जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है? ठीक है शारिक जी, ओके। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनीथिंग? तो चलिए आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। आई थिंक आप सबके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हैं, आप सब कोई अभी फिलहाल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। तो देखते हैं आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्केड्यूल्स और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जितना हो पाएगा उतना अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से आज के, जो कि हैं स्केड्यूल्स। राइट, हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, हमने किए थे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, किस तरीके से वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, और साथ में हमने प्रीएम्बल को अच्छे से समझा था, है ना। पीयूष जी, जो मैं बताती हूँ वो साथ साथ में नोट किया कीजिए। बट मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरी तरफ से जो नोट्स आप कह रहे हैं कि नोट्स चाहिए, तो वो मैं कहती हूँ कि आपको उसके लिए ल्यूसेंट जीके को डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं मैं करा रही हूँ जिसके लिए कि आपको अलग से नोट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। ठीक है बच्चे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ अगर आप उसे नोट कर लेंगे तो आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी, बुक्स को समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, बस ये फ़ायदा होगा आपका जब अपनी लैंग्वेज में अपने आप से लिखा होगा, जब मैं बोल रही हूँ उसको समझ के खुद से लिखा होगा अपनी वर्डिंग्स में। ठीक है, अपनी राइटिंग में। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, पार्ट्स किए थे और आर्टिकल्स किए थे, जिसमें हमने कहा था कि 395 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमने एक एक करके सारे पार्ट्स देखे थे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और किन किन बातों के बारे में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं स्केड्यूल्स को। ठीक है, यानी कि हिंदी के अंदर जिसको हम कहते हैं अनुसूची। ठीक है, तो कितने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 स्केड्यूल्स दिए गए हैं, तो ये 12 स्केड्यूल्स किस किस के ऊपर है यही हम आज पढ़ते हैं कि क्या क्या इनके अंदर दिया गया है। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्केड्यूल, अगर हम फर्स्ट स्केड्यूल की बात करें, पहले स्केड्यूल की, तो उसके अंदर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पहले स्केड्यूल की बात करें उसके अंदर है यूनियन एंड टेरिटरीज, मतलब हमारा जो पूरा देश है उसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, उनके कितना एरिया है। मान लीजिए कि एक एरिया जो है उसकी बाउंड्री कितनी है, कि ये हरियाणा है और यहाँ से पंजाब शुरू हो रहा है, तो वो एग्जैक्टली कहाँ से बाउंड्री उसकी डिवाइड हो रही है, ये सब इसके अंदर लिखा गया। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, क्या क्या इसके अंदर एरियाज हैं और वो कहाँ कहाँ तक उनकी टेरिटरीज जो है, और हमारे पूरे देश की यानी कि इंडिया की टेरिटरी कहाँ तक एक्सटेंड होती है। ठीक है, ये सब इसके अंदर दिया गया फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड स्केड्यूल, इसके अंदर दिया गया है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स।
सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं भत्ते, जो कि भत्ते हैं या फिर अलग अलग जो पद अधिकारी हैं उनकी सबकी वो दिया गया उसके अंदर कि उनको कितना भत्ता मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी, वो सारा इसके अंदर दिया गया, सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट सेकंड शेड्यूल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर किस किस की सैलरी और किस किस का दिया गया ये आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि बेसिकली कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनकी की सैलरी कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। तो इसको याद रखने के लिए बस ध्यान से देखिएगा किसको किस किस की दी गई है, सेंटर और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने स्टेट में देखना है। ठीक है, कि सेंटर मतलब जो हमारा भारत का जो केंद्र है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंदर किस किस पोस्ट की दी गई है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे से देखना है। पहला अगर देखेंगे, पहली है प्रेसिडेंट, यहाँ पे है गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बाकी सारे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाकी सारे जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गया जुडिशरी, ये हो गया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ये हो गया, जुडिशरी में इनकी सैलरी दी जाती है। थर्ड लेवल कौन सा रह गया हमारा, लेजिस्लेचर। मैं इसको थोड़ा ऊपर से लिखना शुरू करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे स्पेस कम रह गया हमारे पास, एक मिनट। ठीक है, सेंटर, स्टेट, एग्जीक्यूटिव के अंदर किस किस की सैलरी देता है, किस किस की सैलरी सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, हमने अभी बात की प्रेसिडेंट और गवर्नर की। ठीक है, अब हम जुडिशरी की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बाकी सारे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाकी सारे जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं हम लेजिस्लेचर पे। लेजिस्लेचर में दो हाउसेस होते हैं हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा के हेड कौन होता है, स्पीकर, और सेकंड हेड कौन होता है, जब स्पीकर नहीं बैठेगा तो कौन बैठ सकता है, कौन हेड करेगा, वो होता है डिप्टी स्पीकर। तो इन दोनों की सैलरी दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही अब हम जो हमारी लोकसभा है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसी से मिलता जुलता स्टेट के अंदर होती है विधान सभा, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो उसका भी सेम ही रहता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राइट। तो इनकी भी यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें सेकंड हाउस कौन सा है, जिसको कि हम हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के हेड का क्या नाम होता है, चेयरमैन, और सेकंड हेड डिप्टी चेयरमैन, जब चेयरमैन नहीं बैठेगा, राइट। एंड सेम वे यहाँ पे होती है विधान परिषद, जिसको कि हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंग्लिश। ठीक है, उसके भी ऐसी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो ये सारी वो पोस्ट हैं जिनके की सैलरीज जो हैं स्केड्यूल 2 के अंदर मेंशन्ड हैं। तो इसी तरीके से आप इसे याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में से सिर्फ दो पोस्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर। जुडिशरी के अंदर कौन कौन से हैं, चीफ जस्टिस दो सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस और जजेस सारे हाई कोर्ट के। ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों के दोनों हेड, स्पीकर डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, और अब इनके अलावा एक पोस्ट रह गई है जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है, जो इन सबसे एक अलग काम करती है, वो क्या है, कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पे दी गई है सैलरी। ऑल राइट, दिस वाज हमारा सेकंड शेड्यूल, दूसरी अनुसूची, द्वितीय अनुसूची। ठीक है, अब आते हैं तृतीय अनुसूची पे। ठीक है, जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर दी गई है ओथ्स। ओथ्स का क्या मतलब होता है, शपथ। शपथ दी गई है इसमें
वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते राज्यसभा के चेयरमैन, वो डिप्टी चेयरमैन होते हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, ओके सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। यस बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और उसी के नाते उनकी सैलरी जो है वो वहां से आती है, बट नॉट एज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अलग है और वाइस प्रेसिडेंट जब चेयरमैन के रूप में काम करते हैं तो उनकी वो अलग है, ठीक है, तो वहीं से उनकी सैलरी जो है वो आती है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात जो है वो बोली है, ओके। ओथ्स यानी कि शपथ, शपथ किस किस की दी गई है इसके अंदर, ओथ्स, ठीक है, शपथ किस किस की दी गई है इसके अंदर, उसके अंदर हम सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्शन कैंडिडेट्स की, ठीक है, आप जाएंगे, आप इलेक्शन के अंदर खड़े होते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, ठीक है, तो आप जब भी इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होना चाहते हैं तो आपको ओथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्शन कैंडिडेट फर्स्ट हो गया एक इलेक्शन कैंडिडेट, आपके जितने भी कैंडिडेट होंगे, अगर एक जगह से 16 कैंडिडेट खड़े हैं, 17 कैंडिडेट खड़े हैं, सबके सबको शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो 16-17 कैंडिडेट में से कोई एक होगा जो एमपी बनेगा, उसको अलग शपथ लेनी पड़ेगी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ये हम सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का मेंबर है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है, किसी का भी, तो वो जब वो मेंबर बन जाएगा तो उसे अलग शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत सारे लोग होंगे, कितने लोग होंगे, 545 होंगे लोकसभा के और 245 होंगे राज्यसभा के, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर से जो लोग मिनिस्टर बनेंगे, जो लोग मिनिस्टर बनेंगे, कुछ 10% लोग यानी कि 50 लोग जितने भी मिनिस्टर बनेंगे वो सब अलग एज मिनिस्टर शपथ लेंगे। ये सारे मिनिस्टर, ये सारे प्राइम मिनिस्टर, ओके, प्राइम मिनिस्टर एक होता है और जितने भी मिनिस्टर्स बनेंगे वो सारे शपथ लेंगे, ठीक है। तो 3 लेवल के लोग यहाँ पे हमने बात की, वो लोग जो इलेक्शन में खड़े होंगे, वो उसके अंदर से जो इलेक्ट होके पार्लियामेंट में जाएंगे और वो जो उनके अंदर से मिनिस्टर बनेंगे, सबकी शपथ इसके अंदर दी गई है, ओथ्स, ठीक है। अब यही सेम आप लगा लो स्टेट पे, स्टेट सेम, ठीक है, इन्हीं तीनों की, जब वो स्टेट के लिए भी कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा है, कोई मिनिस्टर बन रहा है, सबके सबकी शपथ जो है वो इसी स्केड्यूल के अंदर दी गई है, जो 3rd स्केड्यूल है, तीसरी अनुसूची, ठीक है। इनके अलावा जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बनेंगे, जो भी जज बनेगा, ठीक है, जब भी वो जज बनेगा तो उसकी भी जो ओथ है वो इसी स्केड्यूल के अंदर दी गई है। ऑल राइट, सो दिस वॉज 3rd स्केड्यूल, तीसरी अनुसूची, ठीक है। चलते हैं 4th स्केड्यूल की तरफ। 4th स्केड्यूल के अंदर, उसको आपको ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 4th स्केड्यूल के अंदर दी गई हैं सिर्फ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा की सीट्स किस तरीके से डिवाइड की जाएंगी, कि किस स्टेट के पास कितनी सीट्स हैं राज्यसभा के अंदर, वो दी गई है 4th स्केड्यूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 5th स्केड्यूल के ऊपर। 5th स्केड्यूल के ऊपर अंदर दी गई है हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी स्केड्यूल्ड एरियाज हैं, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, जितने भी उनके स्केड्यूल्ड एरियाज हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब एरियाज हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं 5th स्केड्यूल के अंदर। क्या क्या, स्केड्यूल्ड एरियाज और स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। ऑल राइट, दिस इज 5th स्केड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 6th स्केड्यूल की तरफ। 6th स्केड्यूल को अगर आपको याद रखना है तो एक नाम याद रख लीजिए, AMTM, AMTM। ये 4 स्टेट्स हैं, उनके एरियाज के बारे में, उनको कैसे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी, ये यहाँ पे दी गई है, AMTM, ठीक है। तो ये AMTM मतलब क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स AMTM, या फिर जो भी आपको जिस भी तरीके से आप इसे रिलेट कर पाएं, टैम से, मैट से, किसी से भी, जो भी मर्जी इसका चेंज कर लीजिए, 4 स्टेट्स के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाएगी वो इसके अंदर दिया गया है। वो कौन कौन सी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 7th स्केड्यूल के ऊपर। 7th स्केड्यूल के अंदर दी गई हैं लिस्ट्स यानी कि सूचियां, 3 सूचियां दी गई हैं उसके अंदर, और वो कौन कौन सी हैं,
यूनियन लिस्ट जिसको कि कहते हैं संघ सूची, नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट जो कि कहते हैं राज्य सूची, एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट। थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट जिसका मतलब है समवर्ती सूची, ठीक है, यानी कि दोनों का मिक्सचर जो कि दोनों मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों लिस्ट का मतलब आई थिंक हमने पहले भी बात किया है। यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी बात की होगी, जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे, उन सब के ऊपर अकेला सेंटर ही लॉज बना सकता है, ठीक है। और राज्य सूची के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स दिए होंगे उनके अंदर अकेला स्टेट ही लॉ बना सकता है। पर जो सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट के अंदर दिए हुए होंगे उसके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। एक एक एग्जाम्पल याद रख लो इनका, अगर कभी कुछ लिखना पड़ता है, कहीं पे भी कुछ भी एग्जाम्पल देना है, तो यूनियन लिस्ट में कैसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कि सेंटर ही लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें या फिर बाउंड्रीज से रिलेटेड, नेशनल बाउंड्रीज से रिलेटेड, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट लिस्ट में फॉर एग्जांपल पुलिस, आपने कभी सुना है इंडिया की कोई पुलिस होती है, वो क्या होती है, वो सिर्फ आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, जो कि यूपीएससी उसका सिलेक्शन करती है। बट उसके अलावा जितनी भी पुलिस के होते हैं उन सबको भी सिलेक्ट करके कहाँ भेज दिया जाता है, एक स्टेट के अंदर, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस। तो पुलिस क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसके अंदर टॉपिक आता है फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के तरीके से, जैसे कि सेंटर के भी स्कूल्स होते हैं, स्टेट्स के भी स्कूल्स होते हैं, तो यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट के अंदर एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ओके। तो इनके अंदर इन जनरल अगर आपको इनको अंदर एक चीज जो याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि इनके अंदर सब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो इनके अंदर सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर है 100 सब्जेक्ट्स, 100 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अकेला यूनियन जो है वो रूल्स बना सकता है, ठीक है। सेकंड अगर आप देखेंगे इसके अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है 61 सब्जेक्ट्स और कंकरेंट लिस्ट के अंदर है 52 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो किसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपको याद रखना है, 100, 61, 52, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। 3 लिस्ट और उनके अंदर इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं। ऑल राइट, दिस इज व्हाट आर 7th शेड्यूल। अब इसके अलावा अब इसके अंदर जो जो नाम दिए होंगे वो सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है और न्यूज़ में उस टॉपिक के साथ लिखा हुआ है कि ये टॉपिक यूनियन लिस्ट में है या ये टॉपिक स्टेट लिस्ट में है या ये टॉपिक कंकरेंट लिस्ट में है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और कुछ मेजर चीज़ें, और आपको अगर नहीं भी पता है ना, तो अगर कोई भी नाम आता है, फॉर एग्जाम्पल पुलिस आता है कि पुलिस के बारे में पूछते जाता है, पुलिस इनमें से कौन सी लिस्ट के अंदर है, तो बस अपने दिमाग में लगाइए और अपने आसपास की घटी हुई चीज़ें देखिए कि इसके साथ आपने केंद्र से जुड़ी चीज़ें देखी है या राज्य से जुड़ी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा कि कौन सी लिस्ट का वो क्वेश्चन वो सब्जेक्ट है, ठीक है। पर आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं और से नहीं आएगा, 100, 61 और 52, ठीक है, ओके। इन तीनों का याद रखना, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम 8th शेड्यूल की तरफ, ठीक है। 8th शेड्यूल में क्या दिया गया है, 8th शेड्यूल में दी गई हैं भाषाएं, यानी कि लैंग्वेजेस कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस मानी जाएंगी। इसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस दी गई हैं, 22, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस इसके अंदर दी गई हैं और इन लैंग्वेजेस को भी आपने याद रखना है, ठीक है। वो कैसे याद रखेंगे, देखिए पूरा देश है, देश को कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और इसके अलावा 3 लैंग्वेजेस जो कि ऑलमोस्ट कॉमन है, पूरे देश के काफ़ी राज्यों के लिए कॉमन है, वो है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। ये 3 जो ऑलमोस्ट स्टेट्स के लिए कॉमन है और बाकी आप इनको रीजन वाइज याद रख सकते हैं। अब इसको रीजन वाइज कैसे याद रखना है उसको देखना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में सबसे ऊपर हमारी आएगी यूटी जो अब बन गई है, बट स्टेट जो ओरिजिनली थी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, राइट। जम्मू एंड कश्मीर की 2 लैंग्वेजेस हैं जो इसके अंदर है, वन इज डोगरी लैंग्वेज एंड नेक्स्ट इज कश्मीरी, ठीक है। ये कश्मीरी और डोगरी लैंग्वेजेस इसमें है, ठीक है। उसके नीचे आते हैं, फिर आएगा हमारा पंजाब, ठीक है, पंजाब का है पंजाबी,
ओके, डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी इसके अंदर आ गई। फिर हम चलते हैं साउथ की तरफ। साउथ की 4 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, इन चारों स्टेट्स की एक एक मेजर लैंग्वेज है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? कर्नाटका इज कन्नड़, राइट, आंध्र प्रदेश इज तेलुगु, ठीक है, केरला की लैंग्वेज मलयालम, एंड देन तमिलनाडु की लैंग्वेज तमिल। ठीक है, तो ये 4 इसके बाद हो गई, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ यानी वेस्ट बंगाल, ओडिशा वाली साइड। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले आएगी बंगाली। बंगाली इज अ लैंग्वेज जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बंगाली के बाद ओडिशा पे, ओडिया। ओडिया लैंग्वेज भी स्केड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ऊपर थोड़ा हम जाएं इधर छत्तीसगढ़ और हमारा जो झारखंड वाला एरिया है, यहाँ पे संथाल ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो संथाली लैंग्वेज। ठीक है, संथाली लैंग्वेज। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे बोडो, बोडो पीपल बेसिकली बंगाल और असम और इस एरिया में पाए जाते हैं, पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको बोडो लैंग्वेज। ठीक है, तो बोडो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गई यहाँ की बंगाली, उड़िया, संथाली और बोडो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वेस्ट की तरफ। वेस्ट में हम देखते हैं कौन कौन सी, गुजराती, महाराष्ट्र, इनकी स्टेट्स की कौन सी लैंग्वेजेस है। यहाँ पे भी 4 लैंग्वेजेस हैं, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। ठीक है, और उसके अलावा 2 और लैंग्वेजेस हैं जो इस एरिया के अंदर बोली जाती हैं, दैट इज सिंधी और गोवा के आसपास वाले एरिया में कोंकणी। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ की 4 लैंग्वेजेस। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ की 2 लैंग्वेजेस इसके अंदर हैं, एक है असमीज और एक आ गई मणिपुरी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टेट की लैंग्वेजेस यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आपको ध्यान में रहेगा। और ये हो गई आपकी 22 लैंग्वेजेस पूरी। 22 लैंग्वेजेस पूरी। एक बार रिपीट कर रही हूँ, 3 स्टेट्स, 3 लैंग्वेजेस जो कि ऑलमोस्ट कॉमन है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। हिंदी, संस्कृत, उर्दू। ठीक है, ये कॉमन हो गई। इसके बाद हम शुरू करते हैं नॉर्थ से। नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, डोगरी, कश्मीरी, नेक्स्ट पंजाबी। ठीक है, नेक्स्ट इधर आए हम साउथ में, आए कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल। ठीक है, नेक्स्ट हम आए ईस्ट में, बंगाली, उड़िया, संथाली और बोडो। ठीक है, नेक्स्ट आए वेस्ट में, गुजराती, मराठी, सिंधी और कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट, असमीज और मणिपुरी। ठीक है, ये हैं 22 लैंग्वेजेस जो कि दी गई हैं 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 9th शेड्यूल के ऊपर। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट जो सारे स्केड्यूल्स हैं उनको एज सच याद रखना है। ठीक है, कि किस स्केड्यूल के अंदर क्या क्या दिया गया है, इसके ऊपर तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। पर जो ये हमने 3 स्केड्यूल्स देखे हैं ना, दूसरा, तीसरा और 8वां, इनके अंदर भी जो लिखा हुआ है ना उनको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी तो जनरल हमें पता ही होना चाहिए। और बाकी 7th शेड्यूल के सब्जेक्ट्स और ऐसे ही 11वीं और 12वीं सूची के भी सब्जेक्ट्स उसमें कितने हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम 9th शेड्यूल के ऊपर। अब 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल को अच्छे से समझ लेना जिन्होंने आज से पहले नहीं सुना है कि इनके अंदर है क्या। ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर बेसिकली पहली बात तो ये कि इतने जो आपने 8 शेड्यूल अभी तक पढ़े हैं ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ तो इतने ही थे उसमें 8। ठीक है, इसके बाद वाले बाद में ऐड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पहले स्टार्टिंग में नहीं थे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें 9th शेड्यूल की, तो वो ऐड किया गया बहुत एक याद रखने वाली अमेंडमेंट के साथ, जो कि थी पहली अमेंडमेंट, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ 9th शेड्यूल ऐड किया गया, जो कि की गई 1951 के अंदर। 1 साल हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए और पहली अमेंडमेंट कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू की ये 9वां शेड्यूल ऐड किया गया। ठीक है, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर पार्लियामेंट को लगा, जो हमारी लॉ मेकिंग एजेंसी थी उनको लगा कि कुछ लॉज ऐसे होंगे जिनको कि हमें जुडिशरी की नज़रों से बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जुडिशरी की नज़रों में वो जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई अधिकार वॉयलेट करते हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। और अगर हमने उन लॉज को बचा के नहीं रखा तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से जो है वो उनको इरेडिकेट करना पड़ेगा, उनको मिटाना पड़ेगा। ठीक है,
सो यस, सॉरी गाइस। हाँ, तो हम कहाँ पे थे अभी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 और 9th शेड्यूल, ठीक है। इसके अंदर ये लॉज दिए गए हैं जो हमने अभी बात की, ठीक है। स्पेसिफिकली जब शुरुआत हुई थी तो इसके अंदर दो चीज़ें थी, वो कौन सी थी? ज़मींदारी वाली और जो लैंड लॉज से रिलेटेड, जो ज़मीन से रिलेटेड लॉज हैं, जिनको कि जब राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट किया गया है ना, जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया तो उसी समय पे यहाँ पे 9th शेड्यूल के अंदर कुछ एक्ट्स को रख लिया गया। स्लाइड चेंज, इसी स्लाइड के ऊपर तो सब लिखा हुआ है, 9वीं अनुसूची इसी के ऊपर लिखी हुई है, देखिए ध्यान से, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, ठीक है। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल, ठीक है। 10th शेड्यूल की अगर हम बात करें, 10th की अगर हम बात करें, इसके अंदर है 10th शेड्यूल के अंदर है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन क्या होती है उसको समझ लेना एक बार, और हिंदी में इसे कहते हैं दल परिवर्तन। दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? एंटी डिफेक्शन क्या होती है? एंटी डिफेक्शन होता है जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोहिबिट किया गया है इस शेड्यूल के अंदर कि आप इस तरीके से अपने जो दल हैं, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम भी बहुत बार देखते हैं कि ये कांग्रेस का बड़ा नेता या ये बीजेपी का बड़ा नेता चेंज करके दूसरी पार्टी के अंदर चला गया है ना। तो बट अगर वो वही चीज इलेक्शन जीतने के बाद करें तो उस चीज को यहीं पे जो है वो एबॉलिश किया गया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और रही बात लास्ट के, हमारा 11वां और 12वां शेड्यूल, 11वीं और 12वीं अनुसूची, जो कि है 11th और 12th। 11वीं के अंदर दिया गया पंचायत के बारे में, और 12वीं के अंदर दिया गया है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है, जो कि ऐड की गई थी कॉरेस्पॉन्डिंगली यहीं पे 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। 1992 में दोनों ही अमेंडमेंट्स की गई, ठीक है। वैसे आई सपोज कि जो मैंने लास्ट जो हमारे क्लास थी उसके बेसिस पे एक टेस्ट बनाया था पॉलिटी का, आप सबने वो अटेम्प्ट किया है, आई सपोज आप सबने किया होगा। मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट भी किया था, और अगर आप लोगों ने नहीं किया था तो डू अटेम्प्ट दैट टेस्ट, गो टू आवर वेबसाइट। वो टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस साइट पे हमारी abhipriya.abhimanyu.com जाके वहां पे रजिस्टर करो, ठीक है। उससे आपको वहां पे जो टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। वो टेस्ट देखिए, डेली बेसिस पे हम टेस्ट देते हैं उसके अंदर, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसके अंदर हम नोटिफिकेशन देते हैं अगर हम कोई टेस्ट डाल रहे हैं और क्लास में कोई चेंजेस हैं, टाइम का कुछ चेंज हुआ है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे साथ जुड़े रहिए, उससे आपको थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर अगर एंड टाइम पे कुछ चेंजेस जो हैं वो हो जाते हैं, आपको वहाँ पे साथ के साथ नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। डू रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट, उससे आपको ही फायदा होने वाला है। आपको बहुत वहाँ पे साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास के बाद ज़रूर दीजिएगा रोहित जी टेस्ट, और बाकी सब भी जिन्होंने नहीं दिया था, बहुत ही ईजी टेस्ट होगा अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना है। बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने भी अपने टेस्ट बनाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो दीजिएगा। और अगर आपको देखना है, डायरेक्ट लिंक पे जाना है टेस्ट की, तो वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज 11th एंड 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल की हमने बात की, यहाँ पे क्या है, हमारी है पंचायत। शारिक जी कह रहे हैं इन्होंने टेस्ट दिया था, आई होप आपके अच्छे नंबर आए थे शारिक जी, और आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो आपने ऑलरेडी क्लास में सीखी हुई थी, है ना। तो कुछ चीज़ें थी वहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा दी थी वहाँ पे, जो कि क्लास में नहीं बताई हैं, वो इसीलिए होते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आप जब भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ फैक्ट जो है वहाँ पे मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो वहीं जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपके वो फैक्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाते हैं, जो आपको अच्छे से पहले भी आते थे, है ना। और कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी, तो वो वहाँ पे आपको नहीं पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 11वां शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची, इसके अंदर पंचायतों के बारे में जो पंचायत है उनके बारे में दिया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल सब्जेक्ट्स हैं 29,
9, ठीक है। और वैसे ही जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं 18, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, वैसे ही जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, तो ये वो सब्जेक्ट्स होंगे, ये वो 29 सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर की आपको आज का जो है अपडेशन, जो 29 शेड्यूल्स होंगे, 29 सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर की सिर्फ पंचायत ही लॉज बना सकती हैं, और ये 18 वो सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे म्यूनसिपैलिटीज़ ही लॉज बना सकते हैं। इसीलिए इनको 73rd और 74th अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया। तो पीयूष जी कह रहे हैं टेलीग्राम पे आज की क्लास की टाइमिंग नहीं बताया गया था। आई सपोज आज की क्लास से पहले थोड़ा सा मिसमैच सा हो गया, वो आज के बाद इसके बाद नहीं होगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ओके। और साथ के साथ आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी क्लास की मिल जाया करेगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो आई सपोज ये आपका हो गया 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसके साथ आपकी अनुसूची समाप्त होती है, स्केड्यूल्स जो हैं वो समाप्त होते हैं। आई सपोज आपने नया कुछ सीखा, अच्छे से इनको याद रखिएगा आप। ये स्केड्यूल्स के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसके साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स, वो हमने एक जनरलाइज्ड तरीके से देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कुछ अनूठे, मतलब कि कुछ अलग से जो फीचर्स हैं उसके अंदर, जिसके बेसिस पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। अब ये पहली मैं बोल रही हूँ, ये सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो मैंने हिंदी में नहीं लिखे हैं, नाम इंग्लिश में है, हम पर इन चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं या तो पहले बात कर चुके हैं या आगे करने वाले हैं, तो तब इनका हिंदी में मीनिंग देख लीजिएगा। अभी समझने पे ध्यान दो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारत का जो संविधान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में और बारीकी से दी गई है, इसीलिए दिस इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सेकेंड इज इट इज़ रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल। मतलब क्या है इसका, कि ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिजिड भी है कि आप इसको हिला नहीं भी सकते, पर फ्लेक्सिबल भी है कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी दिया गया है, ठीक है। सो इसीलिए ये रिजिड है क्योंकि कुछ प्रोविजंस ऐसे रखे गए हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। कोई भी जाके कल को पार्लियामेंट चाहे तो वो उनको अकेले चेंज नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, उसको स्टेट्स की भी सहमति लेनी होगी, ठीक है। सो इसी तरीके से, और जैसे कि स्टेट्स जो हैं अगर वो चाहे तो कल को अमेंडमेंट प्रोसीजर भी नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। और वैसे ही फ्लेक्सिबल है कुछ चीज़ों में, ठीक है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि अगर स्टेट्स हैं, मान लीजिए कि हमारी स्टेट के अंदर, हमारे देश के अंदर नई स्टेट बनाना या फिर स्टेट की बाउंड्री चेंज करना बहुत आसान है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि अभी तो हमारा देश बहुत बार चेंज होने वाला है, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है और रिजिडिटी भी रखी गई है, ठीक है। थर्ड इज फेडरल विद यूनिटरी बायस। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से जो स्टेट्स हैं उनको पावर देने पे प्रमोट करता है। इसका क्या मतलब है, हमने अभी देखा जब 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड होता है ना, जब 3 लिस्ट के अंदर डिवाइड होता है तो हम यूनियन, स्टेट और कंकरेंट 3 लिस्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो मतलब स्टेट्स का अपना कुछ स्फेयर है, राज्यों के अपने कुछ अधिकार हैं जिनके ऊपर की वो अपने आप से कानून बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर। यूनिटरी बायस का मतलब क्या हो गया, यूनिटरी बायस का मतलब है कि कभी, जैसे कि इमरजेंसी के समय पे, ठीक है, जब कोई इमरजेंसी लगती है उस समय पे, या फिर जैसे कंकरेंट लिस्ट है उसके ऊपर, मान लीजिए आपने अभी आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया हो तो सोचिएगा कि हमने 3 सब्जेक्ट दे दिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, पर अगर कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बनाना चाहें, केंद्र भी और राज्य भी, तो किसका लॉ चलेगा, किसका कानून चलेगा, उस समय पे जो केंद्र है उसका लॉ ऊपर हो जाएगा स्टेट से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंकरेंट लिस्ट में या फिर इमरजेंसी के समय पे, इमरजेंसी के समय पे क्या होता है, आपातकालीन जब समय होता है तो क्या होता है, तो पूरा का पूरा जो देश है वो अलग अलग राज्यों से हटके पूरा देश एक सिंगल इंडिया बन जाता है, राइट। सो इस तरीके से हम फेडरल विद यूनिटरी बायस के बेसिस पे हम चलते हैं कि वैसे राज्यों को जनरल तौर पे अपने अधिकार हैं, बट कुछ कुछ जगहों पे क्या किया गया है, हमें एज यूनियन को ज़्यादा पावर दी गई है। जैसा कि हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है। पहली वर्डिंग्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, अगर नहीं पता है अभी तक तो इसको ध्यान में रख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली वर्डिंग है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इससे क्या मिलता है हमें, दो नाम, इंडिया के इंडिया और भारत, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यही मतलब है फेडरल विद यूनिटरी बायस का, कि ये एक यूनियन है पर बीच में स्टेट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म का क्या मतलब है, ये अलग है प्रेसिडेंशियल फॉर्म से। जैसा कि यूएसए के अंदर सिस्टम है ना, हम किसको फॉलो करते हैं इस चीज में, यूके को, है ना। यूके के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर क्या होता है, एक पार्लियामेंट होती है जिसके अंदर से कि जो निकल के आते हैं, जो नेता निकल के आते हैं, राइट, वो क्या करते हैं, देश को लीड करते हैं, है ना। वहीं यूएसए के अंदर क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, जहाँ पे कि एक प्रेसिडेंट जो है वो अपना काउंसिल खुद चुनता है। मतलब हम सिर्फ प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेगा कि उसको अपने मिनिस्टर्स किसे बनाना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम सारे जो जितने भी एमपीज हैं उनको हम चुन के भेजेंगे, वो अपने बेसिस पे एक जो है सारे मिलके जो भी उनका जहाँ पे वो मेजॉरिटी आएगी उसके हिसाब से हमारा एक प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ इज 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब क्या है, 3 टायर्स हैं, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, है ना। यूनियन के ऊपर है कि मतलब जो सेंटर की जो स्फेयर है वो टोटली अलग है, स्टेट का अलग है, और नीचे लोकल गवर्नमेंट टोटली अलग है। ठीक है, और तीनों पे यूनियन के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, स्टेट के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और लोकल गवर्नमेंट के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। सोवरेन हमने पहले भी पढ़ा है। सोवरेन वर्ड क्या होता है कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई और नहीं लाई करता है ना। इसी तरीके से जिनको हम चुन के भेज रहे हैं पार्लियामेंट, वो लोग होंगे जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी बनाएंगे, यानी कि वो लोग होंगे जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो लोग हमारे देश के लिए अलग अलग लॉज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देता है जो कि ठीक नहीं है हमारे देश के लिए, तो जुडिशरी यानी कि हमारा जो जुडिशरी वाला एरिया वो उसको रिमूव कर सकता है, वो हटा सकता है, एटलीस्ट रिव्यू कर सकता है और उसके ऊपर ये कह सकता है कि ये ठीक नहीं है। जैसा कि एनजेएसी के मामले में हुआ था। एनजेएसी क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या किया, पार्लियामेंट ने एक नई बॉडी बनाई एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसके बेसिस पे कि जजेस को चुना जाना था। ठीक है, पर जुडिशरी को लगा कि अगर ये मेथड हमने अडॉप्ट कर लिया तो हम जो है बहुत जगह पे पार्लियामेंट के नीचे आ जाएंगे, या फिर हम बहुत जगह पे हम जो एग्जीक्यूटिव है उनको हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और वो जुडिशरी को कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो तो हर 5 साल के बाद चेंज होना है, प्राइम मिनिस्टर से लेके मिनिस्टर सब चेंज होने हैं हर 5 साल के बाद। ठीक है, बट जुडिशरी जो है उसको लॉज बनाने हैं, और अगर वो उसके अंडर लाई करने लगेगी, उसको क्या करना है, उन लॉज को अच्छे तरीके से चलते रहे, उनको फॉलो होता रहे, उसको देखना है ना। तो इसलिए जुडिशरी को इंडिया के अंदर एक सुप्रीम लेवल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये हमने तब भी बात की थी इसके बारे में जब हमने ये कहा था कि सेंटर के अंदर ये एग्जीक्यूटिव है, ये लेजिस्लेचर है, बट जुडिशरी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट आता है और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, ये एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, है ना। बट चीफ मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बता सकता कि उसे अपनी स्टेट के अंदर कैसे हैंडल करना है, बट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बता सकता है। ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर नहीं है हमारे देश में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और फीचर्स।
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक एक करके हम देखने वाले हैं ये तीनों। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कुछ मूल अधिकार जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है, खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी इसका जो अमेंडमेंट है वो बहुत ही मुश्किल बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, हमने जो कुछ हमारे जो कुछ बनते हैं, जो ड्यूटीज बनती हैं कुछ हमारे जो है ना, जो हमें करनी चाहिए अपने देश के लिए, वो यहाँ पे आती है ना। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो क्या है कि स्टेट को किस तरीके से हमें रूल करना है, उसकी कुछ पॉलिसीज उसके अंदर लिखी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेक्युलर स्टेट के बारे में, जिसका मतलब क्या है, हमारे देश के अंदर कोई भी एक रिलीजन जो है वो स्टेट की रिलीजन नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान खुद को मुस्लिम स्टेट कहेगा और नेपाल खुद को हिंदू स्टेट कहेगा, बट इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम स्टेट, नॉट अ हिंदू स्टेट, बट अ सेक्युलर स्टेट। यहाँ पे सब सारे के सारे रिलीजन्स को इक्वल वैल्यू दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है हर कोई जो कि एक एडल्ट हो चुका है, यानी कि 18 साल से ऊपर हो चुका है, वो सब लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है। दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कि यहाँ पे दो चीजें आ गई कि ना तो किसी को आपने किसी से अधिकार नहीं लिया ऑन द बेसिस ऑफ कुछ भी, चाहे वो किसी रिलीजन से है, चाहे वो किसी स्टेट से है, वो कहीं से किसी एरिया के अंदर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, वो कौन सी रेस से बिलोंग करता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हो और 18 साल से ऊपर हो तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि बहुत देशों में हुआ कि वुमेन को बहुत टाइम तक राइट्स नहीं दिए गए थे वोटिंग के, ठीक है। तो अभी क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है, पूरे इंडिया की एक ही सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पंजाब में रहते हैं, आप अगर केरला में रहते हैं तो आप केरला के सिटीजन कहलाएंगे, नहीं। ये कंसेप्ट यूज होता है यूएसए के अंदर, जहाँ पे कि जो स्टेट्स हैं अलग अलग, उनकी अपनी एक सिटीजनशिप कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई टेक्सास में रहता है तो वो टेक्सन भी है एक तरीके से, यूएस का भी सिटीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये क्या है कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संविधानिक कुछ ऐसी बॉडीज बनाई गई हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, वो क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पर वो खुद में इंडिपेंडेंट है, वो किसी को आंसरेबल नहीं है। ऐसी ही कैग है, इंडिपेंडेंट है, ऑडिटिंग के लिए वो सरकार का ऑडिट करता है, राइट। नेक्स्ट हम देखें अगर यूपीएससी, वो क्या करता है, रिक्रूटमेंट्स करता है, वो अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई कह नहीं सकता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। दो अगर वो लिस्ट बना के दे तो वो जो भेजेगा उसके ऊपर वो जरूर कोई क्वेश्चन उठा सकते हैं कि हमें ये लिस्ट जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, बट वैसे वो जिस तरीके से काम करता है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। इसका क्या मतलब है कि कुछ आपातकालीन यहाँ पे दी गई है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जैसे कि वॉर की सिचुएशन है, तो उस समय पे इंडिया की जो नॉर्मल वर्किंग है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, आज का एक लास्ट टॉपिक, वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को लिया कहाँ से गया है। तो अगर आपको अभी तक जो मैंने समझाया वो सब क्लियर है तो एक बार बता दीजिए मुझे, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं, कोई टर्म वापस समझना चाहते हैं, किसी टर्म के ऊपर मैं एक बार फिर से समझा दूँ तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं तो हम आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि जो हमने अभी तक टर्म्स की हैं वो समझनी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। और आप एक और काम कीजिएगा, अगर कभी भी कोई भी डाउट होता है क्लास को लेके, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कमेंट किया कीजिए, वो हमें डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलती है थ्रू मेल। यूट्यूब पे क्या होता है कि अलग अलग वीडियोस के कारण कभी कभी कमेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं, बट वहीं अगर आप हमारी साइट पे जाके रजिस्टर करके उसके वीडियो के नीचे वहाँ पे कमेंट करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें मेल की जाती है, तो आपको ही ज़्यादा जल्दी से आपको रिप्लाई जो है वो दिया जाएगा और टाइम से मिलेगा, ठीक है। ओके, सो ऑल राइट, क्लियर है सबको। तो अब देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उठाया कहाँ से गया है, कहाँ से लिया गया है, राइट। तो इसके लिए कुछ कंट्रीज जहाँ से हमने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने जहाँ से सोर्सेज उठाए वो हम देख रहे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है, हर बार एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है इस चीज़ के ऊपर, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या कहाँ से उठाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बट एक बार थोड़ा सा एक
आइडिया हो जाता है अगर आपको कि ये चीज़ है क्या, ठीक है, तो आप अपने आप समझने लगते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहली कंट्री जिससे कि हमने काफ़ी चीज़ें उठाई हैं दैट इज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। वहाँ से हमने क्या क्या उठाया है, पहला लॉ मेकिंग प्रोसीजर यानी कि कानून किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है, वो पूरा हमने ब्रिटेन से उठाया है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ यानी कि लॉ सबसे ऊपर है, कोई यहाँ पे पर्सन नहीं है जो रूल करेगा, एक लॉ जो है वो रूल करेगा जिसके बेसिस पे बाकी सब लोग ये देखेंगे कि ठीक से सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर सिंगल सिटीजनशिप, वो भी हमने कहाँ से उठाया है, यूके से, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यूके से लिया, और ऑफिस ऑफ कैग यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस भी हमने ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट इज यूएसए, यूएसए से हमने लिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर जो हमने लिया गया है कि ये जुडिशरी पूरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो उसको भी रिव्यू करने का, उसको भी देखने का कि ठीक लॉ है कि नहीं है, ये भी अधिकार है जुडिशरी के पास, तो वो भी हमने यूएसए से उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स भी सबसे पहले यूएसए ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले थे जब उन्होंने बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जब ये बात की कि इंडिया के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप सबने उसके अंदर एक चीज़ अगर सोची थी कि क्या कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, क्या कोई अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है कि कहीं लिखा नहीं गया कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एक बुक नहीं है संविधान की, बस कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ कहीं नहीं है, ऐसा होता है कहीं पे? क्या किसी को कोई एग्जाम्पल पता है कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज कैसे रिमूव किए जाएंगे, या फिर प्रीएम्बल के बारे में अगर हम बात करें, या फिर फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे जो है हमने जो है यूएसए से लिए हैं। वाइस प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली तब मेजरली काम करना जब प्रेसिडेंट कहीं पे प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देता है या फिर अनटाइमली वो अवेलेबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो उस समय पे जो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ उस समय के लिए बनाए गए, तो वो जो उसके फंक्शंस हैं वो यूएसए से उठाए गए, ठीक है। नेक्स्ट इज कनाडा, कनाडा से हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ उठाई है जिसकी बेसिस पे कि हमारा ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो चलता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फेडरल विद यूनिटरी बायस, की वैसे फेडरल है, वैसे स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंट है, बट कुछ समय के लिए कभी कुछ अगर बायस लगता है, कहीं पे कोई दिक्कतें आती हैं, या सेंटर और यूनियन और स्टेट्स के अंदर कहीं पे कोई बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे जो सेंटर है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो दिया गया है टू प्रोवाइड रेजिडुअरी पावर्स, अभी रेजिडुअरी पावर्स हमने अभी तक डिस्कस नहीं की थी, एक बार सुन लो रेजिडुअरी पावर्स क्या होती हैं। रेजिडुअरी क्या होता है इन जनरल अगर आप बात करें तो रेजिडुअरी का मतलब होता है जो बच गया, ठीक है, रेजिडुअलिस्ट जो बच गया, ठीक है। तो जो हमने अब मान लीजिए कि 3 लिस्ट हमने दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, पर कुछ चीज़ें होंगी जो कुछ नहीं होंगी देश के अंदर, कुछ नया निकल के आएगा, तो जो भी इन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं लिखा गया है उसको कहते हैं रेजिडुअरी पावर्स, ठीक है, जो बच गया इनके अलावा, ठीक है, रिमेनिंग ऑल, कुछ नया निकल के आता है, कुछ लगता है कि ये कुछ एक नई चीज़ है जो निकल के आई है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार जो है वो किसको है हमारे देश के अंदर, यूनियन को, ठीक है। दिस इज इट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस, अगर हम फ्रांस की बात करें तो हमारे जो प्रीएम्बल के प्रिंसिपल्स थे हमने देखे, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने फ्रांस से उठाया है। तो यहाँ पे विनोद दास जी ने रिप्लाई किया है, जी मैम यूके, बिल्कुल इन्होंने सही बताया है आपको, ये इन्होंने रिप्लाई किया है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो यूके एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट वर्ड ऑफ लॉ है, कि जो कह दिया गया वही रिमेंबर कर लिया गया कि अगली बार से यही याद रखा जाएगा। तो रिटन में क्या होता है, आपने कहीं पे लिख लिया कि यही चीज़ ये रहेगी, पर वर्डिंग्स का क्या होता है वो कुछ थोड़ी मोल्ड होके भी नेक्स्ट टाइम पे निकल के आ सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ पे एक फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे कुछ रिटन रूल्स रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, पर यूके के अंदर क्या है, एक यूनिटरी सिस्टम है टोटल, वहाँ पे कोई स्टेट्स में डिवीजन नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेट्स में है भी तो सिर्फ वो लोकल गवर्नमेंट की तरीके से काम करती हैं, बट टॉप पे जो मेजर रूल करने का काम है वो सारा यूनियन का है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वहीं यूएसए को, इंडिया को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कहाँ कहाँ से उठाया है, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो कहाँ से लिए हमने,
आयरलैंड से, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट को किस तरीके से इलेक्ट करना है वो भी हमने वहाँ से उठाया है। और जो हम राज्यसभा के अंदर देयर आर सम नॉमिनेटेड मेंबर्स और कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो जो वो नॉमिनेशन होती है मेंबर्स की, उसको हमने प्रोसीजर कहाँ से उठाया है? आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट इज जर्मनी से हमने उठाई है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है एमरजेंसी के समय पे फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो जर्मनी का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उससे नहीं उठाया हमने, वहाँ का एक वीमार कॉन्स्टिट्यूशन था जो वो पहले बना था, वहाँ से हमने ये प्रोविजन उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ से हमने लिया है आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, जो हमने तीसरी लिस्ट बनाई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आइडिया लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीका, वहाँ से हमने लिया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर, जो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं बाय 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे करते हैं, वो हमने उठाया है साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो यही मैंने अभी बात की थी कि राज्यसभा के मेंबर्स दो तरीके से चुने जाते हैं, वन इज इलेक्शन और वन इज नॉमिनेशन, ठीक है। तो नॉमिनेशन का प्रोसीजर हमने आयरलैंड से लिया है, और वहीं इलेक्शन किस तरीके से होना है इसका प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। और एक यहाँ पे नहीं दिया गया, आई सपोज रशिया का हमने उठाए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि हमारी जो अपनी ड्यूटीज़ बनती हैं देश को लेके, वो हमने रशिया से ली है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें तो ज़रूर याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने कौन कौन से देश से उठाए हैं ये ज़रूर याद रखिएगा। उसके अलावा कंकरेंट लिस्ट तो बिल्कुल ही ध्यान में रखनी है, कहाँ से लिए हमने वो? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और एक फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये बिल्कुल याद रखना है अच्छे से। और एक ये जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, ये कहाँ से उठाया हमने, ठीक है। और एक प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल वाला क्वेश्चन अब मैंने टेस्ट के अंदर भी दिया था, जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको पता होगा, तो आपको अब यहाँ से पता चल जाएगा, वो क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा आपका अगर ये आपने ध्यान से पढ़ा है कि प्रीएम्बल इनमें से कौन से पॉइंट के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ज़रूर जाइएगा हमारी साइट के ऊपर, कोई डाउट हो तो वेबसाइट के ऊपर जाके कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इसके बाद हमने शुरू करने हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, जो कि हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। कोई डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में जाके कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं, ऑल राइट, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस क्लास। टेक केयर ऑल ऑफ यू।